हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 5 है। देखिए, इसके पहले संस्कृति आईएएस के 3 टेस्ट कराए जा चुके हैं। जो आपका चौथा टेस्ट है वो सी सेट का है, तो सी सेट वाला ना करा करके जीएस वाला जो टेस्ट है वो कराया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो है जीएस वो कराया जाएगा और इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे करंट अफेयर और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि साइंस का वेटेज भी ठीक ठाक रहता है, 12 से 15 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है साइंस और करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो आपका टेस्ट नंबर 4 है वो सी सेट से रिलेटेड है, सी सेट का सेकेंड पेपर है तो उसे नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और देखिए, एग्जाम को जिसमें प्रोडक्टिव पढ़ाई हो सकती है उसके लिए आज से टोटल जो है 25-26 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और खास करके जो फैक्चुअल डेट वाले क्वेश्चंस हैं उन पे आप लोग फोकस अप करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्चुअल हैं वो आप लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं और वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, बाकी अपना नोट्स अच्छे से पढ़ते रहें और जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं कोशिश किया करें कि अच्छे से उसे लगाएं और जो भी जहाँ भी लगाते हैं क्वेश्चंस एक बार लगाने के बाद उसे उसका जो एनालिसिस है वो जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, जिसमें सुधार करने की जरूरत है और अभी समय है, आप लोग अच्छे से टाइम देकर के उस पर सुधार कर सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग साइंस और करंट अफेयर सेक्शन को कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और ये देखिए, वीडियो बायलैंग्वेज रहने वाला है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी उसके साथ साथ कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक कराए गए हैं और आगे एग्जाम तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे या फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल्स है वो सब कुछ आप लोगों को यूपीपीसीएस 2025 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 उसमें सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सब कुछ आपको इकट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। डायनामो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला एक उपक्रम है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसकी अगर हम बात करें डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है और इसके लिए प्रायः जो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी क्वेश्चन बन सकता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सिद्धांत का अनुपालन करती है या फिर किस सिद्धांत का प्रयोग करती है? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत है उसका यह उपयोग करती है, जिसके अंतर्गत विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बस में यात्रा करने वाला एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस नियम के कारण होता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकेंड, न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर संवेग संरक्षण नियम। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, गति के नियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले न्यूटन ने 1687 में, ठीक है 1687 में इसका प्रतिपादन किया था और अब इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया इसमें इसका प्रतिपादन किया गया था इनके द्वारा। और इसका जो प्रथम लॉ है उसकी अगर हम बात करें, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को विक्षेपित न किया जाए। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके बाह्य बल आरोपित करके उसकी अवस्था को परिवर्तित न किया जाए। यह आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक, और उसकी अगर हम बात करें, जैसे अगर इसके अंतर्गत जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं,
कंबल को हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ने लगते हैं। ये सभी जो है आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, कुछ विधि दिए गए और उसका अनुप्रयोग दिया गया है। इसमें अगर बात करें अपकेंद्रण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होता है? अपकेंद्रण की बात करें तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं यह अपकेंद्रण या फिर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, यह जो है आपके अपकेंद्रीय एक सेकेंड देखिए, अपकेंद्रण की अगर हम बात करें तो इसका अंतर्गत क्या आ जाएगा? नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण का अलग होना, यह अपकेंद्रण का उदाहरण है। ठीक है, अपकेंद्रण का वॉशिंग मशीन में कपड़े जो धुलते हैं ना, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये कपड़े जो सूखते हैं वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम नहीं करते। ठीक, अगर वाष्पीकरण की हम बात करें, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाए जाते हैं ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाए जा रहे हैं तो यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करेगा, और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुले जाते हैं वह आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के। ऊर्ध्वपातन की बात करें, ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए जब का सही है, अपकेंद्रीय वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाए जाते हैं और कपड़े जो धुले जाते हैं दोनों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें, वाष्पीकरण में चीनी और पानी का अलग होना, वाष्पीकरण जैसे चीनी और पानी को घोल, मतलब इन दोनों का घोल कर दिया जाए और इसको अगर आप गर्म करते हैं तो चीनी अलग जो है एक समय के बाद चीनी जो है ठोस परत के रूप में उसमें जम जाती है, और ये वाष्पीकरण के द्वारा ही पॉसिबल होता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें, नमक अमोनियम क्लोराइड मिश्रण का अलग होना, ये जो है ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर कार्य करता है या ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। क्रोमैटोग्राफी, रक्त से विषैले पदार्थों का जो अलग होता है, रक्त से विषैले पदार्थ जो अलग होते हैं या फिर इसका जो पृथक्करण होता है, यह क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े या तो चाहे सुखाए जाएं या फिर जो धुले जाते हैं, ये सभी जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाष्पीकरण की बात करें, चीनी और पानी का पृथक्करण वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्ध्वपातन, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का अलग होना, यह ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, और रक्त में विषैले पदार्थों का पृथक्करण यह क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौथाई हो जाएगी, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी या फिर अप्रभावित रहेगी? यदि किसी वस्तु की वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। इसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेफोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? स्पेक्ट्रम का विश्लेषण, बादलों की दिशा एवं गति का निर्धारण, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल का मापन, रेखा गणित आकृतियों की पहचान। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति का निर्धारण करने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा और उसकी गति का निर्धारण करने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, नेफोस्कोप की बात करें, एक ऐसा उपकरण होता है जो बादलों की गति और दिशा का निर्धारण करता है। बादलों की गति की दिशा को मापने के लिए अनुकूलित इस तरह से एक क्षैतिज दर्पण को नेफोस्कोप के रूप में जाना जाता है। बाकी वर्णमापी जिसे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक विशिष्ट भाग के लिए प्रकाश की जो विशेषताओं का मापन करता है, और इसके उपयोग किए जाने वाला यंत्र है जो आमतौर पर सामग्री की पहचान के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के लक्षण है? तीव्रता, गुणता, आवृत्ति और घनत्व। इनमें से कौन कौन से ध्वनि के लक्षण हैं? देखिए तीव्रता और गुणता यह दोनों ध्वनि के लक्षण हैं, तो सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ध्वनि तरंगदैर्घ्य तरंग होती है और इसकी जो उत्पत्ति है वस्तुओं में कंपन होने से होती है, लेकिन सभी प्रकार का जो कंपन है ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। जिस तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें ही हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बाकी जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से कम हो या फिर इससे से अधिक हो, उसके लिए हमारे कान सुग्राही नहीं होते हैं और हमें उनसे ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है,
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर हम देखें, जैसे अलग अलग मनुष्यों के लिए ध्वनि की तरंगों की जो आवृत्ति, जो परिसर होता है वो अलग अलग होता है। और ध्वनि के मुख्य 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ठीक है, तो इसमें तीव्रता दिया है, गुणता दिया है और एक होता है तारत्व। तारत्व इसका जो पिच होता है। ठीक है, सही आंसर ए है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। ताप के बढ़ने पर इसकी विद्युत चालकता में भी कमी आती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा गलत है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है, आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जिन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। और लगभग सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, इसके जलीय विलयन, मानव शरीर आदि, यह सभी विद्युत चालक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। और सबसे अगर धातुओं में बात करें, जो सबसे अधिक चालकता प्रदर्शित करता है वो आपका चांदी है, जो सबसे अधिक चालक होता है। जिन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़, कागज। ठीक है, और इन्हें अचालक कहा जाता है। इसके अंतर्गत आसूत जल भी आता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, ये भी अचालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत चालक एवं अचालक पदार्थ के बीच में होते हैं, जिन्हें अर्धचालक भी कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सभी अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। साथियों, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना अभी जो है मस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के पेड ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल पता कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पता कर लीजिए उसके बारे में। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ लेना चाहिए, आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर वो अफोर्डेबल है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी फोर्स करने वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि उसका चार्ज इतना ज़्यादा है जिसे आप लोग अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है, सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तब कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका तारत्व या उसका त्वरण न्यूनतम हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, उसका वेग अधिकतम हो जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सरल आवर्त गति की बात करें, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो और त्वरण की दिशा के मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। और सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग उसका अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा उसकी अधिकतम होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण और मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी किया जाए तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो घनत्व है, इसके घनत्व में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी किया जाता है तो जल सिकुड़ता है, अर्थात जल के आयतन में कमी होती है और इसका जो घनत्व डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। सही आंसर इसका ए है। प्रकाश की चाल के आधार पर निम्नलिखित माध्यमों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रकाश की चाल के आधार पर जो माध्यम है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल की गति कितनी होती है, उस आधार पर आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे जल आ जाएगा। ठीक है, जल के बाद आ जाएगा आपका तारपीन का तेल दूसरे नंबर पे, जल पहले नंबर पे, तारपीन का तेल दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपका कांच है तीसरे नंबर पे, फिर हीरा है चौथे नंबर पे। ठीक, हीरा है चौथे नंबर पे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 1 4 2 3। 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। देखिए प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देख करके स्पष्ट किया था और उन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच की अवधि को माप करके प्रकाश की चाल का निर्धारण किया था। ठीक है, और विभिन्न माध्यमों में इसकी जो गति है वो अलग अलग होती है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है, जिसमें प्रकाश का सबसे अधिक स्वीकृत मान जो है
18,06,310 मील प्रति सेकेंड होता है। और किसी पदार्थ में प्रकाश की जो चाल है निर्वात से कम होती है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होती है, जल में 25% कम होती है, कांच में 35% कम होती है। मतलब सबसे अधिक जो इसकी चाल है वो प्रकाश में होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे अधिक इसकी चाल निर्वात में। ठीक, निम्नलिखित में से किस कारण से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है? किस वजह से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है? उच्च दाब से जल के क्वथनांक में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किनके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में, दूरदृष्टि निवारण में, नाक कान के डॉक्टर द्वारा वाहन में पश्च दृश्य देखने के लिए, या फिर स्ट्रीट लैंप में? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 135। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसके साथ साथ नाक कान के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, और स्ट्रीट लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 135। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंदों की जो आकृति है वो गोल होती है, या इसकी आकृति गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही है। निकट दृष्टि दोष के बारे में देखिए, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसके निवारण के लिए अवरक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है पहला गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, एक समान व्यक्ति की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत स्थित वस्तु पर अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है। उम्र बढ़ने के साथ अनेक कारणों से आँख की जो क्षमता वो कम होती जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, और इसका जो कारण है आँख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। ठीक है, जैसे अगर निकट दृष्टि दोष की हम बात करें, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और इस कारण लेंस की जो गोलाई है ये बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की जो क्षमता है बढ़ना इसमें शामिल होता है, और इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जाता है। ठीक, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। तो इसमें पहले में क्या कहा था कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ नहीं जाती है, इस कम हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? टीवी रिमोट में किसका उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है टीवी रिमोट में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना। कौन इसमें से भौतिक परिवर्तन है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कोयले का जलना, ये सभी क्या है? ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बाकी आपका जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मक। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती है? हीरे का चमकना, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना देखने को मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, रात्रि के समय तारे जो टिमटिमाते हैं यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है वो भिन्न भिन्न होती है, और इसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। अब जो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, और जबकि आवृत्ति इसकी नहीं बदलती है। ठीक है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में देखिए, इनके कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यह ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में प्रवाहित हो सकते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत है। इसमें कणों का जो विस्थापन है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर हम बात करें
कणों का जो विस्थापन है तरंग के संचरण की दिशा में होता है, न कि लंबवत होता है। ठीक, तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें जो संपीड़न और विरलन होता है यह एकांतर रूप से आगे गति करते हुए दृष्टिगत हमें अर्थात हमें दिखाई देता है। और यह ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में प्रवाहित हो सकते हैं। इन तरंगों में विस्थापन समय वक्र केवल किसी निश्चित समय में विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के कणों की स्थिति को निरूपित करता है। सही आंसर भी हो जाएगा। चश्मों के लेंस निर्मित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चश्मे का लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? इसके लिए क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। क्रूक्स कांच जो सेरियम ऑक्साइड से बनता है और यह सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणों को तेजी से अवशोषित करता है और इसीलिए इसका उपयोग चश्मे के लेंस में बनाने में किया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें पायरेक्स कांच, इसे बोरीसिलिकेट कांच भी कहा जाता है और यह जो है पायरेक्स कांच रासायनिक चिरस्थायी और तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है। फ्लीट कांच यह मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम एवं लेड सिलिकेटों का मिश्रण होता है और इसका उपयोग उत्तम कलात्मक वस्तुओं और कांच के महंगे उपकरण के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा आदि फ्रिज में जो है इससे बनाए जाते हैं। सोडा कांच, यह सोडा कांच भंगुर होता है और इस कारण यह सुगमता पूर्वक टूट जाता है। इसी के साथ ताप में अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें दरार भी देखने को मिलती है। यह सबसे सस्ता और सर्वनिष्ठ कांच होता है। ठीक है, और सोडा कांच जो है इसे मृदु कांच भी कहा जाता है। बाकी जो चश्मे के लेंस में प्रयोग होता है वो आपका क्रूक्स कांच है। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में आभासी कमी आती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है क्योंकि केंद्र से दूरी में वृद्धि होती है। उसी के साथ साथ पृथ्वी के नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है क्योंकि गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में आभासी कमी आती है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि श्रोता से न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए? श्रोता से और जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी। पुलिस द्वारा चलते वाहनों की गति की जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्पीड ट्रैक गन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? यह जो है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखिए, इसमें धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। ऊर्जा का क्षय कम होने के कारण इसे लंबी दूरी तय प्रवाहित की जा सकती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और विद्युत धारा के प्रकार की बात करें, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या पूछा? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और इसमें धारा की जो दिशा है एक निश्चित समयांतराल के बाद बदलती रहती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दो समतल दर्पण एक दूसरे की ओर 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके मध्य रखी किसी बिंदु पर वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5। परावर्तन के संदर्भ में विचार कीजिए। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? कोण के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा दोनों विकल्प सही है। सही आंसर इसका सी है। घर्षण बल के बारे में देखिए, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तन करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? देखिए, दो सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है उनके संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वह जो है बिल्कुल चिकनी है या फिर खुरदरी है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रकाश तरंग धैर्य का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रकाश तरंगों से निर्मित होता है? न्यूटन, हाइजेन, थॉमस यंग या फिर मैक्सवेल? इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, हाइजेन ने। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक के सेवन से
व्यक्ति अंधा हो जाता है। किसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और कभी कभी जो न्यूज में देखने को मिलता है कि बहुत लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो गई या शराब पीने से अंधे हो गए, उसमें यही मिथाइल अल्कोहल मिला रहता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। बाकी इथाइल अल्कोहल की बात करें, एथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव होता है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इसके पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। इस कारण इसका जो उपयोग है मादक द्रव्य शराब आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल यह एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है और यह अपने मीठे स्वाद के कारण इस नाम से जाना जाता है। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और जो डाई इथाइल ईथर है, इसकी अगर हम बात करें, डाई इथाइल ईथर यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ईथर भी इसे कहा जाता है और इसका जो उपयोग है निश्चेतक के रूप में होता है और यह क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। जो आपका डाई इथाइल ईथर है इसे क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? गुण के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। भारी जल के संदर्भ में देखिए, इसका हिमांक साधारण जल से अधिक होता है, इसका क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक एवं जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? गुण के हिसाब से बताना है और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसका क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, यह गलत है। इसका जो क्वथनांक है साधारण जल से अधिक होता है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है? शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इसमें जो है कार्बन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग होता है, फार्मिक अम्ल का जीवाणुनाशक के रूप में, बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों के परीक्षण में और नाइट्रिक अम्ल का फोटोग्राफी में। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। चारों विकल्प सही है। ठीक है, चारों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। इसके साथ साथ विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है। औषधि बनाने में, संचायक बैटरी के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें, इसका उपयोग औषधि के निर्माण में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ के बनाने में होता है, अम्लराज बनाने में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में होता है, अम्लराज बनाने में, रंग और औषधि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल की बात करें, फार्मिक अम्ल का जो उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में। ठीक, तो चारों विकल्प सही हो जाएंगे। रेल पटरियों को जोड़ने के लिए हर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें एल्यूमिनियम के साथ जो प्रयोग किया जाता है वो आपका आयरन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड का। निम्नलिखित धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इन्हें जो है आपको इनके मतलब क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, तो इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर आपका कैल्शियम है, उसके बाद आपका सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका प्रयोग किस विधि द्वारा होता है? इसका प्रयोग विद्युत अपघटनी अपचयन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। गामा किरणें विद्युत क्षेत्र से गमन करते समय विचलित नहीं होती हैं। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक कम होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? गुण के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए अगर हम बात करें बेकिंग सोडा ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। हाइपोबिलियन, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपोबिलियन कहा जाता है। जिप्सम की बात करें ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है और सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? यह दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है। भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया है? भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं। आर्बिटर की रचना किसके द्वारा की गई थी?
आर्बिटर की रचना की अगर हम बात करें, आर्बिटर की जो रचना है, ठीक है, आर्बिटर की रचना जो है सामंथा हार्वे ने की थी। लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स की रचना जो है नमिता गोखले ने की थी। और राटा टाटा ए लाइफ, राटा टाटा ए लाइफ पुस्तक की जो रचना है थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू द्वारा की गई थी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री द्वारा जारी नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? जिसमें सबसे अधिक नदी डॉल्फिन है उनको अवरोही क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे अधिक जो नदी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है, पश्चिम बंगाल, फिर आपका असम है। ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें कुल नदी डॉल्फिनों की जो संख्या है, कुल नदी डॉल्फिनों की जो संख्या है वो 6327 है। ठीक है, 327 इस रिपोर्ट में पता चला था। ऑप्शन ए, जिसमें सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। ऑप्शन ए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में देखिए। इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और इसका जो शुभांकर का नाम था वो उज्ज्वला था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्थान पर रहे। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। और यह पद खेलों का दूसरा संस्करण था। यह दूसरा संस्करण था। इसका जो आयोजन भुवनेश्वर नहीं बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। हाल ही में यामाडू ओरसी आरसी, यामाडू ओरसी आरसी निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? यह जो है उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा। जयपुर में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 के बारे में बताना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ था किरण राव को। ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज इनके द्वारा निर्देशित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला वर्ग में नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, सब याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिपरी द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण रिपोर्ट के बारे में बताना है। कौन सा विकल्प सही है? इसमें शीर्ष हथियार आयातक देशों में यूक्रेन, भारत और कतर रहे हैं। भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा हिस्सा 36% रूस से आयात होता है। पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में भारत की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले नंबर पे सबसे अधिक जो हथियार का आयात करता है उसमें यूक्रेन है, भारत है और कतर है। ठीक है, और भारत अभी भी सबसे अधिक जो हथियारों का आयात करता है वो रूस से करता है और भारत के कुल हथियार आयात में रूस की जो हिस्सेदारी है वो 36% है। और देखिए इन वर्षों में अगर हम बात करें भारत के हथियार के आयात में कमी आई है और इंडिजिनस हथियार ज़्यादा बनाए जा रहे हैं भारत में। और इसी वर्ष जो है जो हथियार आयात करने की फ्रीक्वेंसी है वह पाकिस्तान की अगर हम बात करें, भारत पाकिस्तान की तुलना करें तो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुआ है जबकि भारत में कमी आया है। ठीक है, तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान खबरों में था। यह निश्चित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? कांगेर घाटी की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 से निम्नलिखित में से किन देशों को प्रतिबंधित किया गया? पाकिस्तान, रूस, कांगो और इजराइल। किन देशों को प्रतिबंधित किया गया आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इससे जो है पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया गया है, कांगो को और रूस को। सही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 जो होने वाला है इसमें पाकिस्तान, रूस और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन सी। विद्युत फ्यूज के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसमें पाया जाता है या कौन सा गुण इसमें होना आवश्यक है यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर जो है इसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी, विद्युत फ्यूज जो बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने का पाठ्यांक एक समान हो जाता है? किस तापमान पर यह जो है देखने को मिलता है? इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। -40 सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पाठ्यांक है एक बराबर हो जाता है। ऑप्शन डी। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। विकिरण के प्रभाव के कारण ही धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पूछा क्या कौन सा विकल्प सही है, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को उष्मा का संचरण कहा जाता है और इसकी 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें चालन की, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी उष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं तो पूरी तरह वस्तु गर्म हो जाती है और इसे उष्मा का संचरण कहा जाता है। ठीक है, इस विधि में उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे ठोस पदार्थों में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे आप देखेंगे तो लोहे का एक सिरा अगर गर्म है, ठीक है, तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यह किसके द्वारा होता है, यह जो होता है आपके चालन द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका संवहन आता है। बात करेगा संवहन की, तो यह मुख्य रूप से गैसों में द्रव में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे गैस की एक परत ऊपरी परत गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपरी परत को भी ये गर्म कर देती है, संवहन द्वारा होता है। और विकिरण की बात करें, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पृथ्वी पर आती है, या किसी माध्यम से आती है, नहीं आती है, तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण के लिए। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है, पॉजिट्रॉन नील्स बोर ने इसकी खोज किया था, मेसॉन की खोज युकावा ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है और वो आपका हो जाएगा ए, पॉजिट्रॉन। ठीक, पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें, पॉजिट्रॉन की खोज नील्स बोर द्वारा नहीं किया गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें, इसकी खोज की गई थी कब, 1932 में। 1932 में इसका खोज किया गया था और कार्ल डी एंडरसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यही आपका गलत है। लेकिन में से कौन सी सदिश राशियां हैं, विस्थापन, संवेग, द्रव्यमान, घनत्व और त्वरण। फुट के हिसाब से बताना इसमें से कौन सदिश राशियां हैं। इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, विस्थापन, संवेग और त्वरण ये सभी जो है क्या है, ये सभी सदिश राशियां। बाकी द्रव्यमान और घनत्व यह अदिश राशियां हैं, ऑप्शन बी। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण किया जाता है किस विधि द्वारा, डीकन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, डीकन विधि द्वारा। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नार्को परीक्षण में ट्रुथ सीरम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ट्रुथ सीरम जो दिया जाता है इसके अंतर्गत सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल दिया जाता है। ठीक है, सोडियम पेंटोथल, सोडियम एमाइटल दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नार्को परीक्षण में जो ट्रुथ सीरम दिया जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में होता है, इसमें आपका पैराल्डिहाइड है, पैराल्डिहाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण के निकले जाने का परिणाम होता है। ठीक है, एक बीटा कण अगर किसी परमाणु के नाभिक से निकल जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा जबकि परमाणु की जो संख्या है उसमें 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑटोमोबाइल ईंधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहीम एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उपयोग होता है, इसके अंतर्गत जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। ऑटोमोबाइल ईंधन में प्रतिहीम एजेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन एथिलीन ग्लाइकॉल की बात करें, यह अपनी शुद्ध रूप गंधहीन, रंगीन और स्वाद में मीठा होता है किंतु यह विषैला होता है। इसे ग्रहण करने पर मृत्यु हो जाती है। यह सुगंधित तैलीय द्रव और इसका क्वथनांक जो 197.5 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसे एथिलीन गैस जो पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। और हाइपोक्लोरस अम्ल की अभिक्रिया से यह एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे दूधिया चूने के साथ गर्म कर एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में प्रतिहीमकारी के रूप में किया जाता है, जिसे ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और यह निम्न ताप पर भी ईंधन को जमने से रोकता है। तो जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पे मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। देखिए बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटास एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा विकल्प सही होगा, इसके लिए पोटास एलम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्वारेजिया, जिसका प्रयोग प्रायः सोना एवं प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जो एक्वारेजिया है या किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है।
इसका जो सही आंसर क्या है, देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक, तो यह जो है आपका HCl और HNO3 होता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में लाल रंग दिखाई देता है? आतिशबाजी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, या किसकी उपस्थिति के कारण होता है? या स्ट्रांसियम के कारण जो है आतिशबाजी में हमें लाल रंग दिखाई देता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करें अगर हम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका सिरका में, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है आपका दूध में। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, 4 2 1 3, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? केसर यह वर्तिकाग्र का उदाहरण है, अफीम अधपका फल है, हींग तना है और कपास फल का रेशा है। इसमें बताना है कितने विकल्प सही सम्मिलित हैं, कितने विकल्प सही सम्मिलित हैं। देखिए इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए केसर की बात करें, केसर क्रोकस सेंटाइवक नामक पौधे से प्राप्त होता है और यह जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, तो यह तो आपका सही हो जाएगा। अफीम की बात करें, जब पैपेवर सेमिनिफेरम के अधपके फल के लैटेक्स अर्थात वनस्पति दूध को सुखा करके तैयार किया जाता है, तो ये बात भी आपका सही हो जाएगा। हींग की बात करें, हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है और यह भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों के रिसने वाले जो सुगंध वनस्पति दूध होते हैं, लेटेक्स होता है, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा। और बाकी कपास ये भी मालवेसी कुल का पौधा है और यह जो है बीज के ऊपर पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन करता है? इसके द्वारा किस किरण का उत्सर्जन किया जाता है? यह गामा किरण का उत्सर्जन करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कैथोडिक किरणों की विशेषता नहीं है? यह सरल रेखा में गमन करती है, यह प्रतिदित उत्पन्न करती है, यह चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं, यह धातु की प्लेट को भेद देती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अर्थात बताना है कौन सा गुण कैथोड किरण का नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती है, ये आपका गलत है। कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ठीक है, कैथोड किरण जो है यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ठीक, तो सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। और बात करें कैथोड किरण की, इसकी जो खोज है यह 1869 में इसका खोज किया गया था। किसने किया था? जोहान हीटॉर्फ ने, जोहान हीटॉर्फ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हीटॉर्फ के द्वारा, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरण का उनकी वेदन क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम है? उनकी वेदन क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम देखिए अल्फा बीटा और गामा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से क्षार के प्रमुख गुण हैं? क्षार के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? जब विद्युत का सुचालक होता है, स्वाद में खट्टा होता है और फिनेप्थलीन को गुलाबी कर देता है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? गुण के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना और इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर क्षार के गुणों की विशेषता की बात करें, यह स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता है। ठीक, यह छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है, यह प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यह लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है, तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। इसमें तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है, यह फिनेप्थलीन को गुलाबी कर देता है, यह फिनेप्थलीन को गुलाबी कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है। तो यह इसके गुण हैं। ठीक है, सही आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन B9 नियासिन। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4। ठीक, 2 और 4 सही, बाकी गलत है। विटामिन B1 की बात करें, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वो थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन।
थायमिन होता है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। तीसरा की बात करें विटामिन B6, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन होता है, बात बिल्कुल ठीक है। विटामिन B4, विटामिन B9 की बात करें, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका बी है 2 और 3। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में देखिए, कैरोटीनॉइड हरित लवक द्वारा अनावशोषित प्रकाश का अवशोषण करता है। इसकी दर बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तापमान में बढ़ोतरी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, केवल पहला विकल्प सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। और ये गलत क्यों है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश का जो लाल रंग है यह अधिकतम अवशोषित होता है, जबकि बैगनी रंग में यह दर जो है सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग जो है इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम, और सर्वाधिक होता है लाल रंग में, लाल रंग में। और तापमान बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, और दूसरी ओर कम प्रकाश तीव्रता के परिणाम से प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। ठीक, तो सही आंसर ये हो जाएगा। कौन से एंजाइम अग्नाशयी रस के भाग हैं? इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेज या फिर एमाइलेज? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 3 और 4। ट्रिप्सिन और एमाइलेज यह दोनों जो है अग्नाशयी एंजाइम रस हैं। ठीक है, अग्नाशयी एंजाइम रस हैं। सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो है एंजाइम्स है अग्नाशयी रस का, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, धुराग्र ग्रंथि, धुराग्र ग्रंथि मानव कंकाल के किस भाग में उपस्थित होता है? ठीक है, देखिए, इसमें आपको बताना है जो धुराग्र ग्रंथि है यह किस भाग में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर है आपका एक गर्दन एवं सिर के बीच में यह पाया जाता है, धुराग्र ग्रंथि, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मानव में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है? पुतलियों का प्रसार, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि, मूत्राशय पेशियों का संकुचन, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, और इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 4, तीसरा गलत है। मूत्राशय पेशियों का संकुचन ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, मानव में तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य जो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या पूछा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पूछा है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा जो विभिन्न संचालन होते हैं या विभिन्न क्रियाओं का जो नियंत्रण या होती है, अभी जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें आंख की पुतली का फैलना, रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाना, रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाना, रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि और मूत्राशय की पेशियों को फैलाता है यह। ठीक है, इसके अनेक कार्यों में लाल ग्रंथियों के स्त्रावण को यह कम करता है, एड्रिनल स्त्रावण को बढ़ाता है, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब बाकी जो मूत्राशय की पेशियों का संकुचन है यह रुधिर वाहिनियों का फैलाव तथा श्वेत ग्रंथियों से पसीने के स्त्राव को कम करना, यह परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण मनुष्य का शरीर नीला पड़ जाता है। इस अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है सायनोनिस, सायनोनिस, सायनोनिस कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। मानव हृदय के संदर्भ में देखिए, यह पायमेटर नामक झिल्ली से घिरा होता है। मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए उपयोगी है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि जो मानव हृदय है यह पायोमीटर नामक झिल्ली से नहीं ढका होता है, बल्कि इसे ढकने वाली जो झिल्ली है वो पेरिकार्डियम झिल्ली है। ठीक है, पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ द्वारा स्त्रावित होता है? सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स है यह पीनियल ग्रंथ से स्त्रावित होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सेब का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। और पपीते का पीला रंग किसकी वजह से होता है? इसका पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग यह होता है किसकी वजह से? हल्दी का पीला रंग जो होता है यह आपका जैंथोफिल, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। इसका जो सही आंसर आपका 2, 1, 3, 4 ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्नों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है? वो कौन सा विटामिन है? आपका विटामिन B6 है, विटामिन B6 है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही।
यदि पिता का रक्त आरएस फैक्टर मतलब पॉजिटिव है और माता का आरएस नेगेटिव है, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान के निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए इससे अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का कारक होता है। फाइलेरिया रोग किसकी वजह से होता है। फाइलेरिया रोग जो है यह होता है बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा। ऑप्शन ए बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के कारण। ऑप्शन ए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, आयरन और सोडियम उपयुक्त खनिजों में से कौन शरीर की पेशियों को संकुचित करता है या शरीर पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, यह बताना है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, देखिए तीनों जो है पेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्त्राव करने वाली ग्रंथि होती है। लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल या लैक्राइमल कहिए, लैक्रिमल ग्रंथि, सैरोमिनस ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या फिर अल्बुमिनस ग्रंथि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सैरोमिनस ग्रंथि। ऑप्शन बी। ठीक है। सैरोमिनस ग्रंथि यह जो है कान में स्थित होती है और बाह्य कर्ण कुहर पर श्वेत ग्रंथियां सैरोमिनस ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है जो सेरुमिन या कर्ण मोम का स्त्राव करती है। लैक्रिमल ग्रंथि आश्रु ग्रंथि होती है। ठीक है। जो आंखों में पाई जाती है और दोनों आंखों के ऊपर पलक के किनारे 3 अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें नमकीन द्रव स्रावित होता है जो पलकों एवं कार्निया को नम रखता है तथा आंखों की सफाई करता है। ठीक। काउपर ग्रंथि की बात करें, काउपर ग्रंथि स्तनधारी पुरुषों में पाई जाती है और यह मटर के आकार की ग्रंथि होती है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक। और एल्बुमिनस ग्रंथि जो है यह एल्बुमिनस ग्रंथियां मनुष्य की आहार नाल में पाई जाती हैं और इनका कार्य होता है विषैले द्रव पदार्थों का स्त्राव करना। सही आंसर इसका भी। गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, इसके किण्वन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है। इसके किण्वन के लिए जो कवक है वो कवक है आपका सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। ऑप्शन सी। बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस रोग के उपचार में होता है। देखिए बीटा ब्लॉकर नामक जो औषधि है इसका उपयोग किया जाता है हृदयाघात में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन शैवालों का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में होता है। जेलेरियम, क्लोरेला, स्पुरुलिन या फिर ग्रेसिलेरिया। किसका उपयोग इसमें जो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, किस शैवाल का उपयोग। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें क्लोरेला और जो आपका स्पुरुलिन है इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं अंतरिक्ष यात्री। सही आंसर इसका भी हो जाएगा 3-4। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। लाइपेज, एमाइलेज, माल्टोज या फिर लाइसोजाइम। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी लाइसोजाइम। ठीक है। लाइसोजाइम जो मानव की लार में पाया जाता है और यह मुख में ही पाया जाता है। ठीक है। लार में पाया जाता है और हम अगर कुछ खा रहे हैं और उसमें कुछ अगर जीवाणु कीटाणु वगैरह है तो उनको वहीं पे भक्षण कर देता है। ऑप्शन डी। कठोर जल में निम्नलिखित में से किन आयनों की उपस्थिति के कारण साबुन कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण मिल रहते हैं जिस कारण यह कठोर जल में काम नहीं करता है। ठीक है। सही आंसर इसका जो है वो आपका ये हो जाएगा। लाइकेन के संदर्भ में विचार कीजिए। यह शैवाल और कवक के बीच सजीवी संबंध है। लोबेरिया पल्मोनेरिया फेफड़े की बीमारी में लाभदायक होता है। यह प्रदूषित क्षेत्रों के अच्छे संकेतक होते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही है। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। देखिए इनका संबंध है जिम्बाब्वे से। इनका संबंध जिम्बाब्वे से है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यह जो है क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से इनका संबंध था। इनका जो संबंध है साहित्य क्षेत्र से था। ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस के बारे में देखिए। जब प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और 2025 की थीम है स्टैंड टुगेदर। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। कूट के हिसाब से आपको बताना है। सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तो सही, पहला गलत है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाला शून्य भेदभाव दिवस का जो थीम है वी स्टैंड टुगेदर है, लेकिन 3 मार्च को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 1 मार्च को।
1 मार्च को, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत। सुर्खियों में रही स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए थल्लिकी वंदनम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत स्कूली शिक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह जो है थल्लिकी जो वंदन है या माँ को सलाम योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्कूल जाने वाली छात्रों की शिक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए माताओं के खाते में 1500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह रामसर पुरस्कार दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। ऑप्शन बी हो जाएगा, जयश्री वेंकटेशन। अस्मिता लोन योजना के बारे में देखिए, अस्मिता लोन योजना के बारे में, यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई है और इसके तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। एसबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और महिलाओं के लिए स्पेशली है जिन्हें बिना ब्याज मुक्त क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। ऑप्शन सी। सुर्खियों में रहा चागोस द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच में है? चागोस विवाद की बात करें तो यह मॉरिशस ब्रिटेन के बीच में है, उसमें बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो पुरस्कार है यह दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? कुछ दिनांक और दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और 22 मार्च को विश्व हिमनद दिवस। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिमनद दिवस की अगर हम बात करें, विश्व हिमनद दिवस की अगर हम बात करें, विश्व ग्लेशियर दिवस जिसे कहा जाता है, यह 22 नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। गंजापन किसकी वजह से होता है? गंजापन जो होता है टीनिया कैपेटिस की वजह से होता है गंजापन, ठीक है, टीनिया कैपेटिस की वजह से। दाद होता है माइक्रोस्पोरम की वजह से दाद होता है। एथलीट फूड की बात करें यह ट्राइकोफाइटोन की वजह से, और दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की वजह से। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा 4312, 4312, 4312। मोटर गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाले धुएं के साथ निर्मुक्त होने वाले शीशे के कणों से मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर न्यूमोथैरेक्स। कौन सी बीमारी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एक्जिमा रोग हो जाता है, ठीक है। मोटर गाड़ी से उत्सर्जित जो धुआं होता है इससे निर्मुक्त होने वाले शीशे के जो कण होते हैं इससे एक्जिमा रोग होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह ए बी के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने का कारण है? प्रतिजन इसमें अनुपस्थित होता है, प्रतिकारक अनुपस्थित होता है, प्रतिजन की उपस्थिति होती है, प्रतिजन एवं प्रतिकारक दोनों अनुपस्थित होते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इसमें प्रतिकारक की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिटिक अम्ल फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाने पर व्यक्ति को थकावट का अनुभव होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने से थकान महसूस नहीं होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से, ठीक है, हड्डियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से जो है थकावट महसूस होता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स, ठीक है, ऑक्जिलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्जिलोफाइट्स कहलाते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो लिथोफाइट्स है, लिथोफाइट्स किसे कहा जाता है? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स, ठीक है, यह चट्टान पर उगते हैं, ठीक। हैलोफाइट्स की बात करें, यह लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधे हैं, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं, ठीक। और जो आपका हैलोफाइट्स की बात करें, हैलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो आर्द्र भूमि आवासीय अर्थात दलदली क्षेत्र में जो उगते हैं, तो ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ठीक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाजरे के स्मॉट रोग जो होता है, बाजरे में जो स्मॉट रोग होता है, इसके लिए कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? बाजरे के स्मॉट रोग के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? टोलियो,
टोलियोस्पोरियम, ऑप्शन सी, टोलियोस्पोरियम ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्स्वेदन की प्रक्रिया के नियंत्रण में सहायक होते हैं, यह श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यह प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन पदार्थ का संग्रहण करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भोजन पदार्थ का संग्रहण जो है जड़ों द्वारा होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है आपका ये हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करिए क्या है, क्लेमाइडोमोनास जो है यह एक शैवाल है। साइकस की बात करें, साइकस क्या है? साइकस एक जिम्नोस्पर्म का पौधा है, साइकस हो गया, पाइनस हो गया। ठीक है, और सीलेंजिनेला की बात करें, यह आपका टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है, और स्फैगनम आता है मॉस के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर है आपका 3 4 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 4 2 1। समसूत्र विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज और टेलोफेज, इनको क्रम से लगाना है। जो समसूत्र विभाजन होते हैं इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आ जाएगा मेटाफेज दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपका एनाफेज आ जाएगा तीसरे नंबर पे, फिर टेराफेज आ जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, PMAT। ठीक है, PMAT से याद रख सकते हैं। सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलयन को बढ़ावा देता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर ABCC कम्ल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, ऑक्सिन, ऑक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थियां मानव हाथ में पाई जाती हैं? कौन सी अस्थियां मानव हाथ में? ह्यूमरस, रेडियस, टेम्पोरल और टीबिया, कौन इसमें से मानव हाथ में पाई जाती है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसमें आपका पाया जाता है ह्यूमरस और रेडियस, ऑप्शन ए। ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस मानव हाथ में पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अनला हो गया, अल्ना हो गया, कार्पस और कार्पल्स हो गया, और फ्लैंजेज हो गया, ये सभी जो मानव हाथ में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए। आर्थ्रोपोडा जीव के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनका हृदय लंबा और संकुचनशील होता है, इनमें पेशीय तंत्र विकसित होती है, इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, और इनमें बाह्य एवं आंतरिक दोनों निषेचन होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका सी हो जाएगा। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, गलत है। हाइड्रा में जो रक्त का परिसंचरण है वो खुला होता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्रोमोप्लास्ट भोजन के भंडारण में, ल्यूकोप्लास्ट फूलों एवं फलों को रंग प्रदान करने में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। देखिए प्लास्टिड जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, यह हरे रंग को लिए जिम्मेदार होता है, प्रकाश संश्लेषण वर्ग पदार्थ क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट जो है यह आपके पीले, नारंगी, लाल रंग के वर्णक पदार्थ पाए जाते हैं इसमें, और यह क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। जो फल फूल होते हैं इनको रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन प्लास्टिक होता है, मुख्यतः यह जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट भोजन के भंडारण संग्रहण में उत्तरदायी होता है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला बस सही है, दूसरा तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग जंतु कोशिका में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, हरित लवक या फिर कोशिका द्रव्य? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 3 5 1 3 5। ठीक, कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक, सेलवाल और हरित लवक प्लास्टिक, ये दोनों पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि और क्रियाओं के प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है? कौन है वो होता है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। फ्लोएम पादप उत्तक के बारे में देखिए, फ्लोएम पादप उत्तक के बारे में, यह जल तथा लवण को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यह नीचे से ऊपर की ओर एकल दिशा कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फूड के हिसाब से बताना है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। गलत क्यों है? देखिए फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को
पत्तों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम जल तथा लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और फ्लोएम जो है ये सभी दिशाओं में कार्य करता है, जबकि जाइलम नीचे से ऊपर की दिशा में केवल एक दिशा में कार्य करता है। याद रखिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस नील हरित शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है? नॉस्टॉक एनाबिना और ऑसिलेटेरिया या फिर ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण, ऑप्शन डी। इसी के कारण जो लाल सागर है यह लाल दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम लाल सागर पड़ा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्त के बारे में देखिए, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, यह विटामिन तथा वसा के अवशोषण में सहायक होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही है। ठीक है, जो पित्त है इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और यह विटामिन तथा वसा के अवशोषण में सहायता करता है, ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं हैं? सुषुप्त एवं पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं और अलैंगिक जनन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। जनन की अगर हम बात करें कैसा होता है, जनन इसमें जो है यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, लैंगिक जनन देखने को मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। वरांधता के बारे में देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग के मध्य भेद नहीं कर पाता है, महिलाएं से रोग की वाहक होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। कछुओं के अंडे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मादा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नर के रूप में विकसित होती हैं। सरीसृपों में लिंग का निर्धारण ताप के प्रभाव में होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। अगर देखिए इसका जो निर्धारण है, लिंग निर्धारण पहले नहीं होता है। कछुए का जो अंडा, इसी वजह से वैज्ञानिकों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है कि एक समय के बाद कछुओं की जो प्रजाति वो विलुप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो जो कछुए के बच्चे जो पैदा होंगे, जो कछुए बच्चा आएंगे वो मादा के रूप में आएंगे। ठीक है, फीमेल। और अगर 30 से कम है, 30 डिग्री से कम है, तब यह नर होंगे। ठीक, तो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है और जहाँ देखो तापमान 30 डिग्री तो ऊपर ही है, तो सभी जो कछुए हो रहे हैं वो फीमेल हो रहे हैं और नर की जो संख्या बहुत तेजी से कम हो रहा है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। रुधिर सीरम के बारे में देखिए, इसमें रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें प्लाज्मा की तुलना में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अधिकता होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए रुधिर जमने पर थक्के के बाद शेष तरल भाग को रुधिर सीरम कहा जाता है। रुधिर सीरम में रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें प्लाज्मा की तुलना में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? थैलोफाइटा क्लोरेला जो है थैलोफाइटा वर्ग का है, स्फैग्नम है ब्रायोफाइटा वर्ग का, और लाइकोपोडियम है टेरिडोफाइटा वर्ग का, मार्किंसिया है जिम्नोस्पर्म का। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें जो आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिम्नोस्पर्म में मुख्य रूप से जो आपका जामिया, थूजा, पाइनस, अराकेरिया, ये सभी जो है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो आपका मैपूल, तुलसी, वाटर लिली, ये सभी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मर्सिलिया हो गया, फर्न, लाइकोपोडियम, सिलेंजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, ये सभी जो है टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ जो है आपका ये मर्सिलिया की बात की जा रही है, और बाकी जो मार्केंसिया है यह आपका आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। हार्नवर्ट हो गया, लीवरवर्ट हो गया, मोसेस और स्फैग्नम, ये सभी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसमें यह बात याद रखने वाली है कि मार्केसिया और मर्सिलिसिया ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा में आता है और मर्सिलिसिया जो है टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें आपका मार्केसिया पूछा, गलत हो जाएगा। मार्केसिया की बात करें तो यह किसमें आता है? यह आता है आपका ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। राइबोसोम के बारे में देखिए, यह एक झिल्ली रहित संरचना है, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है, शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या कर रहा है। महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों में किन रसायनों का उपयोग होता है? इसमें जो है नेरिथ्रिडोन, मेस्ट्रानोल,
नेरिथिड्रोन मिस्ट्रानोल का उपयोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पादपों में श्वसन क्रिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ने पर श्वसन दर में निरंतर वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर श्वसन दर पर अप्रभावित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर में वृद्धि होती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है, आपकी जो है ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा के घटने अथवा बढ़ने पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि ऑक्सीजन की मात्रा 19% से ऊपर रहती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ने पर श्वसन की दर लगातार बढ़ती रहती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की दर कम हो जाती है। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य है? कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत, शरीर की सुरक्षा, हार्मोन का संश्लेषण। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कार्य है प्रोटीन का है। कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत करना, शरीर की सुरक्षा करना, हार्मोन का संश्लेषण करना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य है? स्मरण शक्ति पर नियंत्रण, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण, हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप पर नियंत्रण, श्वसन तंत्र पर नियंत्रण। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 3 और 4 सही है। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है यह हृदय स्पंदन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है या कार्य करता है? इरेप्सिन, ऑप्शन ए हो जाएगा, इरेप्सिन। उदक मेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में से ग्रसित व्यक्ति को वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। और उदक में किसे कहा जाता है? डायबिटीज को ही उदक में कहा जाता है। ठीक है, देखिए और इसमें खास करके साइंस में ऐसे टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है जो हिंदी में उसका नाम आप कभी सुने ही नहीं होंगे, और अगर हिंदी में नाम पूछ ले उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत पक्का कंफ्यूज होंगे और गलत करके आएंगे। तो उसके लिए आप लोग इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देख लिया करें। ठीक है, उदक में जो है डायबिटीज को ही उदक में कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत। उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती, बात बिल्कुल ठीक है। उदक में से ग्रसित व्यक्ति को वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर आपका सी है, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक, डायबिटीज आपका इंसिपिडस एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर पीले मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इस बीमारी के लक्षण में प्यास में वृद्धि होती है, मूत्र वृद्धि, ठीक है, मूत्र में वृद्धि तथा भूख में वृद्धि आदि शामिल होता है। ठीक, और इससे जो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है इसमें मुख्य रूप से। सही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, स्राव नहीं बढ़ता है, जैसे मूत्र का स्राव नहीं बढ़ता है, जैसे बार बार ऐसा लगता है कि बार बार जो है मूत्र का उत्सर्जन करना है, लेकिन उसमें करने पर बहुत थोड़ा बहुत मात्रा में जो है मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो स्रावण कम रहता है और इसकी जो है वो है बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए इसमें अक्रिय गैस और कुछ उपयोग दिया गया है। हीलियम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है गोताखोरों द्वारा प्राणवायु के रूप में, मतलब सांस लेने के लिए। आर्गन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। नियॉन का उपचार किसमें होता है? विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। और रेडॉन कैंसर उपचार में होता है। इसका जो सही आंसर हो आपका 1 2 4 3 सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है? किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? डीएनए की जो अनुपस्थिति है वो गोल्जी बॉडी में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है? एबीसीसी का अम्ल, जिबरेलिन, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, एथिलीन। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद गति से संपन्न होती है? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, बताइए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है? ये होती है बैगनी प्रकाश में, ऑप्शन डी। इष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित मृतोपजीवी कवक है और इसका उपयोग शराब बनाने में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस पादप एवं जंतु के मध्य संयोजक, कौन जो है पादप और जंतु के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में स्थित है? यह आपका युगलिना है, ऑप्शन सी। कौन सी विशेषताएं कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में सही हैं? जनन की अलैंगिक प्रक्रिया, फूलों एवं फलों की अतिशीघ्र प्राप्ति, संतति अपने जनन के समान होते हैं और अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है?
इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, गलत है। अनुकूलन की क्षमता इसमें कम पाई जाती है, ठीक है, अनुकूलन की क्षमता में कमी देखने को मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कितने विकल्प सही सुमेलित हैं, ठीक है। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है, क्लोरेला अंतरिक्ष शैवाल है, क्रायोफाइटिस यह सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है, और साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, सी, ठीक है। देखिए माइक्रोसिस्टिस यह सबसे बड़ा शैवाल है, बात बिल्कुल ठीक है। क्लोरेला यह अंतरिक्ष शैवाल है, ये बात ठीक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। क्रायोफाइटिस शैवाल यह बर्फ पर उगता है, जबकि एसिटाबलेरिया की बात करें, क्रायोफाइटिस शैवाल बर्फ पर उगता है और एसिटाबलेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल जो है वह एसिटाबलेरिया है। एसिटाबलेरिया, और यह जो है बर्फ पर उगता है, बर्फ पर उगता है, ठीक है। यही आपका गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है, किसे कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन्स, ये आपका फ्लोरिजीन्स है, ऑप्शन बी फ्लोरिजीन्स, जिसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में अनुवाद प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, किसके द्वारा किया गया है, यह कार्य किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन सी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश इसमें 7वें नंबर पे है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश है 7वें नंबर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सुर्खियों में रहे विठूर महोत्सव के बारे में, इसका आयोजन द्विवार्षिक आधार पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, देखिए अगर हम बात करें विठूर महोत्सव का जो आयोजन है यह कानपुर नगर में किया गया था, ठीक है, और इस महोत्सव का जो आयोजन है प्रतिवर्ष किया जाता है, न कि द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है कानपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में। निम्नलिखित में से किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया है, यह सम्मान दिया गया है उदय प्रकाश को। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में देखिए, इस बैंक की स्थापना 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के माध्यम से की गई थी। इस नवगठित बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। इसका संचालन पंजाब नेशनल बैंक के प्रयोजन में किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक है, तीसरा गलत है। इसके संचालन जो है, इसके संचालन की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से, न कि पीएनबी के माध्यम से, ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर ए। मॉडल गांव अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से की गई है। मॉडल गांव अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से की गई है। इसी अयोध्या को ही मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राइज एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। राइज एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसका संबंध है टीकाकरण से, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यावधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, देखिए इसका जो वृद्धि इसमें की गई है 27-28 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट जो जीएस है उसके साथ में जीएस के प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड ही कराए गए हैं। वहाँ पे सीसेट के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर के मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत से सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ जो करके आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को और सुधार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेजा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका आयोजन होता है संभल में, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा
और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।